वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लेक्चर में आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसकी कैटेगराइजेशन किस तरह होती है, और फिर हमारे बेसिक एप्लीकेशंस क्या होती है कंप्यूटर्स की। क्योंकि बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आते हैं। पीए में भी इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस फील्ड में कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने जो है डे टू डे लाइफ में देखी होंगी, कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन एग्ज़ाम के समय इंसान को बहुत ज़्यादा लोड रहता है और वो ये जो है ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से जो है इन चीज़ों को रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपने इनके नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने इनको एक दो बार देखा होगा नोट्स में, तो फिर आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो हैं जल्दी क्लिक करते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने आपको पहले जो सीक्वेंशियल तरीके से पढ़ाया, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट्स हमने देखे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद हमने फिर नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा, वो सारा हमने सीक्वेंशियल तरीके से देखा। आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह से काम करते हैं और एप्लीकेशंस क्या है ओवरऑल कंप्यूटर के। अब तो हमने ओवरऑल कंप्यूटर देखा क्या क्या होता है इसमें। चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, प्रोग्रामिंग कोई करनी नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि वो आउट ऑफ योर सिलेबस है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती हैं। चलिए, क्या होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम नॉर्मल जो है लाइफ में देखेंगे, लैंग्वेज वो होता है जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह एक दूसरे को अपनी बात समझा पाएँ, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई लैंग्वेज होती है, उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ज़रूरी होते हैं। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, जहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखना होता है, वर्ब देखना होता है, ऑब्जेक्ट देखना होता है, तब जाके हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, खाली अल्फ़ाबेट से काम नहीं चलता है, हमारे पास फुल सेंटेंस होना चाहिए दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तब जाके हम कहते हैं कि हम एक दूसरे को एक बात समझा सकते हैं, तब हम उसको कंप्लीट लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना होगा, सॉफ्टवेयर बनाना होगा, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एक ही जगह नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में एक्सेप्टेबल हो, उन उससे हम सिंटैक्स कहते हैं, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा सिंटैक्स और सेमेंटिक में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी इसी तरह जो हमारे पास बाकी लैंग्वेज होते हैं उन्हीं की तरह इसमें भी हमारे पास सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। यानी कि वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, इसे कम्युनिकेट करना है, तो इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे पास अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। मान लीजिए मुझे जो है किसी कोरियन के साथ बात करनी है, अगर मैं उसके साथ कश्मीरी में बात करूँगा तो बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आएगा। अगर मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करूँगा, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूँ उसको, जैसे हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर्स है और भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ट्रांसलेटर्स हैं, तो मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उसके पास भेज देता हूँ, वो उसको जो है रीड कर सकता है। वो अपनी कोरियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेज सकता है वो टेक्स्ट, तो हम एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह जब भी हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, इट्स मस्ट क्या कि हमारी लैंग्वेज एक दूसरे से अंडरस्टैंडेबल हो। तो अंडरस्टैंडेबल अगर ना हो तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। आप समझ लीजिए कि ये जो कंप्यूटर है ये कोरियन है, इसको हमारी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती है, इसको खाली जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन हमें तो बाइनरी लैंग्वेज जो है उतनी हमारी स्ट्रांग नहीं है। चलो हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 सिंपल नंबर्स का हम बाइनरी बना लेते हैं, लेकिन वो तो ईजी है। लेकिन आगे जब हमारे पास टफ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पूरा का पूरा सेंटेंस देना होगा कंप्यूटर को, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है ज़हूर, ठीक है, तो ज़हूर को अगर मुझे लिखना होगा बाइनरी में, आप देख लीजिए जेड का अलग एस का कोड, फिर ए का, एच का, ओ का और आर का, ये कितना बड़ा हमारे पास लंबा स्ट्रिंग बनेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम बाइनरी में प्रोग्रामिंग कर पाएँ। तो मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में इसको लिखने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखें कि कंप्यूटर समझता खाली एक ही लैंग्वेज है। ट्रांसलेटर हम लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये समझता सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है,
चलिए, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वोकैबुलरी और सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इडियट बॉक्स है, ये इडियट है, समझता कुछ नहीं है जब तक इसको हम ना समझाएं। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, और कंप्यूटिंग डिवाइस, या कंप्यूटर नहीं या कोई और कंप्यूटिंग डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटेशंस वगैरह करते हैं, जैसे हमारे पास पहले एबैकस वगैरह था। तो वो सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है, उनसे काम लेने के लिए हमें उनके साथ जो है कम्युनिकेट करना है। वो कम्युनिकेट हम सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स या एक वोकैबुलरी के थ्रू करते हैं, जिससे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है ये? ठीक है। तो एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटर एडेड डिवाइस या एक कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक सेटअप ग्रामेटिकल रूल्स और वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है अभी तक ये? ठीक है। चलिए, अब आपको समझ आया कि क्या होता है ग्रामेटिकल सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। जैसे हमारे पास इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, वैसे यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। ये हमारे पास रेडीमेड लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज, या हम इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, या हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही कहा, कंप्यूटर जनाब जो है वो खाली मशीन लैंग्वेज समझता है, वो जीरोज एंड वंस को डायरेक्टली समझता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिजिटल सर्किटरी बनी गई है उसमें खाली वो जीरोज एंड वंस को समझता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इसमें खाली दो सिंबल्स है, दो अल्फाबेट्स है इसमें, एक है 0 एक है 1। कितनी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खाली दो अल्फाबेट्स है, 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ मुझे कन्वर्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ लिखना है, मैं इसको हाई लिखता हूँ कंप्यूटर को यहाँ से, तो मैं इसको बाइनरी में लिखता हूँ इस तरह से, तो ये कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है, इसलिए मुझे यहाँ पे किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है मुझे मुश्किल हो जाए लिखना, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है क्योंकि कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, या फिर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये इसमें हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, जीरोज एंड वन। तो यहाँ पे जीरोज और वंस में ही हम अपनी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखें, कंप्यूटर जो चीज़ डायरेक्टली समझता है वो जाहिर सी बात है वो फास्ट लैंग्वेज होगी। कैसी फास्ट होगी? अगर आप कोरियन के साथ कोरियन में ही बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी बात समझ पाएगा वो। अगर कोरियन आपको नहीं आती है तो आपने पहले इसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश से कोरियन तक, फिर कोरियन से फिर जाके वो कोरियन समझ पाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मशीन लैंग्वेज हमारे पास फास्टेस्ट लैंग्वेज होती है अमंग ऑल द लैंग्वेज, ऑल कैटेगरीज। जो हम आगे दो कैटेगरीज और पढ़ेंगे उनमें से फास्टेस्ट आपके पास मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर फ्रेंडली होती है, क्योंकि कंप्यूटर फ्रेंडली है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, तभी हम इसको कहेंगे कंप्यूटर फ्रेंडली। अगर हम इसको डायरेक्टली समझते तो हम कह सकते थे कि ये यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं समझते, हमारे लिए मुश्किल होता है इसमें प्रोग्रामिंग करनी, तो इसलिए ये लेस यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, कोडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस लैंग्वेज। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं इसमें, तो इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जीरोज और वंस में हर एक चीज़ लिखनी है। इसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, मशीन लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था प्रोग्राम लिखना, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, थोड़ा सा नई डिस्कवरीज आई। उसमें क्या हो गया कि एक असेंबली लैंग्वेज सामने आ गई। असेंबली लैंग्वेज, या फिर इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, या फिर हम इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, ठीक है, थोड़ा सा एडवांसमेंट आया। वो ये था कि इस बार हम जीरोज़ एंड वंस का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि हम सिंबल्स और निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स या निमोनिक्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल प्रोसेसर्स होते हैं जो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, या हमारे पास जो है स्मार्ट फ्रिज वगैरह है, उनमें हमारे पास जो है एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं उसमें एक छोटा सा स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है। जब आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो अलार्म बजती है, ठीक है, तो वो उसके पीछे जो है एक प्रोग्राम होता है, एक असेंबली कोड लिखा हुआ होता है। तो वही सिस्टम्स, वही प्रोसेसर्स में कोड लिखने के लिए हमारे पास एक और लैंग्वेज आई कि जनाब हम जो मशीन लैंग्वेज लिखते थे वंस और जीरोज़ में, ये बहुत मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाई जाए। तो इस बार जो है सिम्बॉलिक फॉर्म में हमने लैंग्वेज लिखना स्टार्ट किया, तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो नंबर्स का ऐड करना होगा, एडिशन करना होगा,
अगर आप मशीन में ऐड करते, मशीन लैंग्वेज में ऐड करते, फॉर एग्जांपल आपने 1 और 2 का ऐड करना होगा। पहले आपने 1 का बाइनरी लिखना है, फिर 2 का बाइनरी लिखना है, फिर प्लस का अलग से बाइनरी लिखना होगा, और उसको फिर जिस वेरिएबल में डालना है उसका भी आपने जो है इसका मशीन कोड लिखना था। बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई। आपने अगर 2 नंबर्स का ऐड करना है, आपने ऐड लिखा है, उसके बाद 1, 2, तो ऑटोमेटिकली इसका जो है ऐड हो जाएगा 1 और 2 का। तो देख लीजिए, ये जो हमने सिंबल्स इस्तेमाल किए या निमोनिक्स इस्तेमाल किए, इससे थोड़ी सी आसाइश हो गई एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने हर एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि आप सिंपली लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3, 2, तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको 1 रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सिंबॉलिक कोड्स हमने इस्तेमाल किए। अगर आपने एक नंबर को दूसरी जगह मूव करना होगा तो आप मूव कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है छोटे छोटे सिंबल्स थे यहाँ इस लैंग्वेज में, छोटे छोटे निमोनिक्स थे इस लैंग्वेज में, जहाँ पे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग करते थे। इस लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज। देखिए, ये लैंग्वेज जो है इसमें हमने असेंबली कोड जो है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड लिखा, मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा, मैंने मल्टीप्लाई लिखा। ठीक है, ये सभी मैंने अलग अलग जो है सिंबल्स लिखे। लेकिन अब ये डायरेक्टली कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में। मैंने आपको कहा ना, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको वापस कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, इसीलिए ये स्लोअर है देन मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास रेडीमेड फॉर्म में होता है कोड, लेकिन यहाँ पे उसको पहले मशीन में कन्वर्ट करना होगा। लेस कंप्यूटर फ्रेंडली, ये कंप्यूटर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि मशीन कोड ही है या मशीन लैंग्वेज ही है, बाइनरी लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली है, बल्कि असेंबली लैंग्वेज को हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। सो ये लेस कंप्यूटर फ्रेंडली है। क्लियर है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। चले, तीसरा हमारे पास यूज़र फ्रेंडली देन बाइनरी लैंग्वेज। अब समझ आती है, ये जो यूज़र इसको कोड करता है, ये जो यूज़र इसको प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं इस लैंग्वेज में, उसके लिए थोड़ी सी आसाइश होगी। उसको अब जो है हर चीज़ के लिए मशीन कोड नहीं लिखना है, उसको हर चीज़ के लिए 1s एंड 0s में नहीं लिखना है, बल्कि वो सिंपली जो है कोड इस्तेमाल करके सब ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मूव या फिर CMP कंपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कोड्स हैं, तो जो इस्तेमाल करके हम चीज़ों को इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, तो यूज़र के लिए आसान हो जाता है। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इज ईजियर देन इन बाइनरी लैंग्वेज। वही मैंने आपको कहा कि बाइनरी लैंग्वेज में हमें जो है मुश्किल होता है कोडिंग करना या प्रोग्रामिंग करना। यहाँ पे हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो बड़ा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे मशीन लैंग्वेज। ठीक है, 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई। पहले मशीन लैंग्वेज आई 0s एंड 1s, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, असेंबली लैंग्वेज आई, उसमें हम सिंपल इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बाद हमारे पास आया हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज में हम डायरेक्टली यूज़र का जो कंफर्ट जोन है उसमें उसको लेके गए। यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी समझते हैं तो आप अंग्रेज़ी में ही कोड लिख सकते हैं, अगर आप कोई और लैंग्वेज में जो है कंफर्टेबल, आप उसी में कोड लिख लीजिए। तो ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही कोडिंग की जाती है। कुछ जो है अलग अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में ही कोडिंग होती है। तो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे प्रिंट F कर सकते हैं, हाई हाउ आर यू। ठीक है, आप प्रिंट करना चाहते हैं हाई हाउ आर यू, आप डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट F हाई हाउ आर यू, तो आपके स्क्रीन पे हाई हाउ आर यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इंग्लिश सेंटेंस की तरह यहाँ पे प्रोग्राम, देखिए कितनी आसान होगी। 0s एंड 1s में आपने नहीं लिखना है, अब आपने डायरेक्टली इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिखनी है। हाँ, इसमें सिंटेक्स है, ग्रामेटिकल रूल्स है, वो ज़रूर फॉलो करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो गई है, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ ये है कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इसमें जैसे हमारे पास जावा आता है, C++ आता है, .NET आता है, C आता है, और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे हम इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आसान होता है हमें लिखना प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो विद इन सेकंड्स आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। सिंस लैंग्वेज इज़ नॉट कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, अब मसला ये है कि ये लैंग्वेज तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। चलो, असेंबली कोड्स जो हमारे पास थे उनको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे आपने इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर तभी समझेगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आपको पहली जो है
पहले जब मैंने आप स्टार्ट किया था लेक्चर, मैं आपको ट्रांसलेटर की बात कर रहा था, वही ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ट्रांसलेटर को हमारे हमारे यहाँ इंटरप्रेटर कहते हैं या फिर कंपाइलर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है ये हमारे लिए ट्रांसलेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमने जो हाय हेलो हाउ यू लिखा उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। उसके लिए हम इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम कंपाइलर भी यूज़ करते हैं। दोनों ट्रांसलेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर पे आएँ, पहले हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फ़ायदे थे। पहला नुकसान तो ये है कि ये स्लो है दैन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर है, सो वो तो फास्ट होगी, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता है, सिर के ऊपर से जाता है, तो इसलिए ये स्लो होगी। पहले ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली, तो कंप्यूटर फ्रेंडली ये नहीं है, बट हाईली यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि आपको तो समझ आती है ना, आप तो अच्छी तरह से इंग्लिश लाइक सेंटेंस लिख सकते हैं, तो ये हाईली यूज़र फ्रेंडली है। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी ईजी इन दीज लैंग्वेज, तो ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बिल्कुल आसान है। मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है, उसको हम कहेंगे कि जनाब एक प्रोग्राम बना के दें मशीन लैंग्वेज में, एक दिन लगेगा उसको छोटा सा कोड बनाने में। लेकिन अगर उसी को हम कहेंगे कि आपने जो है बड़ा सा बड़ा 10,000 लाइन्स का कोड बनाना है, वो 2 या 3 दिन में 10,000 लाइन्स का कोड बना के देगा आपको, क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस या हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं, तो यहाँ पे वो कोड लिख सकते हैं। और तो और इसमें और इम्प्रूवमेंट आ गया, अब आपके पास रैप डेवलपमेंट टूल्स जो हैं, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं जहाँ पे आपने कोड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं। आपने टेक्स्ट बुक्स बनाना है, आपने चेक बुक्स बनाना है या कुछ और बनाना है, तो आप उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, आपके पास टूल्स है। तो एडिटर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे आ गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये थी तीनों कैटेगराइजेशन ऑफ लैंग्वेज के, पहले थी मशीन लैंग्वेज, उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज और उसके बाद आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है। अब मैंने जो आपको यहाँ पे बताई थी चीज़, एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है। दोनों जो हमारे पास है ट्रांसलेटर का काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन फ़र्क क्या है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें अटक जाते हैं। देखिए, गलती होती है अक्सर उनसे कि वो जो है इन दोनों के बीच कंपेयर करना ही नहीं जानते हैं, या वो अगर जानते भी हैं तो उनको जो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। देखिए, आप आसान शब्दों में किस तरह से याद रखें, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, ये आपको समझ आ गई। दूसरा, इंटरप्रेटर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे 20 लाइन्स का कोड है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, ये एक लाइन को उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें जो कोड लिखा जाता है, हम इसको टेक्निकली सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस सोर्स कोड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मशीन कोड में, ठीक है। तो मशीन कोड में एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एक लाइन को उठाता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद दूसरी लाइन को उठाता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो लाइन बाय लाइन जो हमारे पास यहाँ ट्रांसलेशन होती है, वो करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर भी यही ट्रांसलेशन करता है, लेकिन यही क्या करता है, हमारे पास अगर 20 लाइन्स होंगे यहाँ पे, ये 20 के 20 लाइन्स एक साथ उठाता है और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमने सोर्स कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो एक ही साथ उठाता है और एक ही साथ सारे होल प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम को उठाता है और एक ही साथ इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। इसलिए अगर आपने याद रखना होगा, एग्जाम के हिसाब से अगर आप याद रखना होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए। कंपाइलर, ठीक है, यहाँ पहला पार्ट उठा लीजिए, तो कंपाइलर को आप कंप्लीट के, ये क्या होमोफोनिक इसके साथ कंप्लीट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोड को एक साथ उठाता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। होमोफोनिक है ना कंप्लीट और कंपाइलर। तो कंप्लीट जो है, कंप्लीट कोड जब कोई ट्रांसलेटर उठाता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कंप्लीट, समझ आया, याद रहा, आप पूरे कोड को एक साथ उठाता है। लेकिन इंटरप्रेटर, आपसे पूछा जाता है अक्सर कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। लेकिन कंपाइलर जब आपको आ जाएगा, तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कंप्लीट प्रोग्राम को उठाता है, कंप्लीट सोर्स कोड को उठाता है। तो कंप्लीट और कंपाइलर याद रहना चाहिए इस तरह से। ये अक्सर इसी पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। दूसरा, अब जो इंटरप्रेटर है जनाब, ये लाइन बाय लाइन हमारे पास यहाँ पे कोड, ये जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हमारे पास कंपाइलर जो है, ये एक साथ सारे कंप्लीट प्रोग्राम को उठाता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये ज़्यादा फास्टर है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये जो इंटरप्रेटर है, ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि एक लाइन को उठाना है, उसके बाद कोड
उसका मशीन कोड है में कन्वर्ट करना है, हो सकता है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकता है उसमें कोई मीनिंग का एरर हो, सिमेंटिक एरर हो, तो उस वजह से कभी कभी इसमें टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये सारे कोड को एक साथ उठाता है, और अगर आपके पास कोई ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं तो वो आपको एक साथ बता देता है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है हमारे पास इंटरप्रेटर, लेकिन कंपाइलर जो है ये मोर एफिशिएंट है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें कम है। ठीक है, क्योंकि ये एक बार सीपीयू यूटिलाइजेशन कम देर तक अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन है, एक लाइन को उठा लिया, उसको कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे होल प्रोग्राम में पूरे टाइम के लिए ये सीपीयू को बंद रखता है। कौन सा? कंपाइलर। ठीक है, तो सीपीयू में यहाँ यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि इस पे कभी कभी आपको क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, आपने मल्टीपल ऑप्शंस को क्लिक करना होता है, ABCD कौन सा इसमें ट्रू है। तो यहाँ पे इसलिए मैं इस तरह से इस चीज़ को समझा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं ये चीज़ें जो है कर रहा हूँ, वरना मैं भी जो है यहाँ आपके अभी स्क्रीन पे आपके कुछ लिख सकता हूँ और उसके साथ मैं कंप्यूटर का लेक्चर कंप्लीट कर सकता हूँ। कंप्यूटर में मेरी पिछली 15 साल की एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर वर्ल्ड में जी चुका हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आसाइश से आपको कल मुश्किल हो जाए। अगर मुझे ही टाइम लगता है लेक्चर बनाने में, प्रिपेयर करने में, लेकिन कल आप लोगों को आसाइश होनी चाहिए। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि ओनली सिंटैक्स एरर्स आर चेक्ड। मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पे। हमारे पास दो एरर्स होते हैं, एक होते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ये हमारे पास एक टेक्निकल टर्म है यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिंटैक्स मतलब ग्रामेटिकल एरर। अगर ग्रामेटिकल एरर होता है, फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई यहाँ पे लाइन लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, उसके बाद में लास्ट में हम सेमीकोलन डाल देते हैं, इसका मतलब है एक ये वाली लाइन खत्म होगी। यानी कि अगर हमने कोई कोड लिखा तो हम उसको ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, इसका मतलब है ये कोड इस पार्ट, ये कोड पार्ट जो है विद इन दीज ब्रैकेट जो है ये खत्म होता है यहाँ पे। तो हमारे पास और भी कुछ सिंटैक्सेस है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उससे आपको खाली नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये जो यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स है, अगर उसमें एरर आता है कोई, उससे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। अगर मीनिंग में, ठीक है, अगर आप मीनिंग में एरर आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं सिमेंटिक एरर्स। ये जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये खाली ग्रामेटिकल एरर्स ही देखता है। ये हमारे पास जो इंटरप्रेटर है ये खाली ग्रामेटिकल एरर्स देखता है, लेकिन कंपाइलर जो है ग्रामेटिकल एरर्स और साथ साथ मीनिंग के एरर्स भी देखता है। सिमेंटिक एज वेल एज सिंटैक्स एरर्स दोनों देखता है आपका कंपाइलर। इसके बाद हमारे पास लोकलाइजेशन ऑफ एरर्स इज़ इजी। यहाँ पे लाइन बाय लाइन हमारे पास इंटरप्रेटर में ट्रांसलेशन होती है। मान लीजिए हमारे पास जो है थर्ड लाइन में एरर आ गया, ठीक है, तो हमें पता चलता है क्योंकि थर्ड लाइन जो है गई है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए, तो हमें पता है तीसरी लाइन गई है, तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं कि एरर तीसरी लाइन में ही है। लेकिन यहाँ पे 20 के 20 लाइन्स एक साथ कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हमें लोकलाइजेशन ऑफ एरर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो तो जाता है, यहाँ पे हम उसको लोकलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने ढूंढना पड़ता है किस लाइन में एरर है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट होता है, लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो हमें पता चलता है किस लाइन में एरर है। समझ आ रही है आपको मेरी बातें? थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को जो है जहन में रखें। अच्छा, इंटरप्रेटर हमारे कौन कौन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं? जैसे जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास, पाइथन है, और भी हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारा जो कंपाइलर है ये सी प्लस प्लस जो है जावा में इस्तेमाल होता है कंपाइलर। तो ये थे दोनों ट्रांसलेटर्स की बातें जो आपको याद रखनी होगी। मेरी आवाज़ आपके कानों में कल एग्ज़ाम हॉल में भी गूंजनी होगी। सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिमेंटिक एरर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई, आपने जो है इन चीज़ों को जहन नशीन करना होगा। ठीक है, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे पीए में भी और एफए में भी शायद एक क्वेश्चन आया था। इसमें आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, अगर हम देखेंगे आज का वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा कंप्यूटर के बगैर। अगर आप देखेंगे हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे स्मार्ट वॉच, चाहे हम हेल्थ केयर सिस्टम में जाएँ, एजुकेशन सेक्टर में जाएँ, कहीं पे भी जाए, इवन कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर का बोलबाला है। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हर जगह है। अब ये है कि एग्ज़ाम हॉल्स में उन चीज़ों को रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़े से छोटे छोटे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए इन चीज़ों को रिकॉल करना। सबसे पहले एप्लीकेशन जो हैं वो है एजुकेशन सेक्टर में।
ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर एडेड एजुकेशन है, जैसे हमारे पास इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स है या फिर ऑनलाइन जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर एडेड एजुकेशन की। तो ऑनलाइन आप अपने घर बैठे ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ना आपने कभी मुझे देखा है, ना मैंने आपको कभी देखा है। हमारे पास सिर्फ एक आवाज़ का रिश्ता है, एक आवाज़ से जानते हैं आप मुझे। ठीक है, तो ये है कमाल कंप्यूटर एडेड एजुकेशन का। बिना देखे बिना जाने आप किसी के जो है नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ई लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास क्विज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास और भी डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या हम चीज़ें सीख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पैकेज हैं हमारे पास, अलग अलग पैकेज रहते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स रहते हैं या फिर और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। गेम्स वगैरह में आपको जो है ट्रेन किया जाता है, जिसमें आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसी जो है ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्यूटर से आपको मिल सकती हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स होते हैं, जैसे सीबीटीज़ वगैरह एसएसबी ने स्टार्ट किया है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती हैं वो आपको कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती हैं। प्रेजेंटेशंस वगैरह आप कंप्यूटर पे बना सकते हैं। आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप जो है पेपर्स वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो आप ऑनलाइन रह के भी अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है एजुकेशन में। और तो और रिसर्च वगैरह में, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी, या ट्रेनिंग वगैरह में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर्स की। दूसरा ये है कि साइंस के फील्ड में भी कंप्यूटर पीछे नहीं है। यहाँ पे साइंटिफिक एनालिसिस अगर आप डेटा की करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास जो है कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। माइन्यूटली एक्यूरेसी और स्पीड के साथ रिजल्ट्स देख सकते हैं। और तो और कॉस्मोस यानी सोलर सिस्टम के बारे में आप जो है घर बैठे ही कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो है कंप्यूटर का ही कमाल है। इसके अलावा मेडिसन और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर सिस्टम पीछे नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कैट स्कैन्स, जिसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन्स, या फिर कैट कंप्यूटर एक्सल टोमोग्राफी, कंप्यूटर एक्सल टोमोग्राफी स्कैन्स जो होते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है अगर हमें देखना होगा कहीं किसी का कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं, या कोई डिजीज़ डिटेक्ट करनी होगी, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन्स या कैट स्कैन्स करते हैं। इसके अलावा एमआरआई स्कैन्स होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है, उसमें भी हम टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह के बारे में अगर हमने देखना होगा कि उसमें जो है उसका उसमें अगर कोई डिजीज़ वगैरह है या कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एमआरआई स्कैन के द्वारा। कंप्यूटर एडेड सर्जरीज होती हैं, या फिर फार्मा सिस्टम्स जो भी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह वो सारा देखने के लिए वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और तो और इंजीनियरिंग फील्ड या आर्किटेक्चर या मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास कैड, ऑटो कैड वगैरह जो अपने हम आज तो हमारे पास रिवेट वगैरह है। सिविल वाले जो हैं स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास आज रिवेट है, और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डिज़ाइन बना सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का। पहले ही हम उसके पहले जब डिज़ाइन आते थे तो पेपर पे 2D में डिज़ाइन बनता था, लेकिन आज आप 3D डिज़ाइन बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि ऑटो कैड के द्वारा, या रिवेट, और भी हमारे पास रिवेट है, और भी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके द्वारा हम जो है डिज़ाइन पहले से ही मकान का बना सकते हैं, 3D डिज़ाइन, ताकि आपको पूरा पता चले कि मेरा मकान कैसे दिखेगा बनाने से पहले। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मैकेनिकल वाले ज़्यादा जानते हैं कि हमारे पास जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं, जो भी हमारे पास इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें, स्टील फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वहाँ पे भी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मैं लास्ट टाइम एक बार एक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया था, तो वहाँ पे वो जो स्टील के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते थे, वो एक प्रोग्राम दे के, उसमें हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, तो प्रोग्राम दे के उसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाते थे। ऐसे जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो उसके हिसाब से बनाते थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। डिज़ाइन कैसे रखना है गाड़ी का, नए नए डिज़ाइन आते हैं गाड़ियों के, वो सारे जो है कंप्यूटर पे ही देखे जाते हैं। एरोस्पेस वगैरह में जो है इंडियन एयरफोर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसका जो है हमारे पास कंप्यूटर एडेड। हमारे पास जो नए नए जेट्स आते हैं, फाइटर जेट्स वगैरह, उनको कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारी जो है हम
कंप्यूटर के द्वारा ही देखते हैं। आर्किटेक्चर्स या टाउन प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, अभी अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी श्रीनगर के बारे में जो बात चल रही है कि इस पे काम चल रहा है, तो पहले से ही एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, एक टाउन प्लानिंग तैयार की गई है। बहुत बार जो है जो हमारे यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के हमारे पास जो हेड है आमिर अतर साहब, उन्होंने बहुत बार अपने फेसबुक प्रोफाइल वगैरह में शेयर किया है कि हमारा क्या टाउन प्लान है। वो सारी आर्किटेक्चर जो है पहले से ही तैयार की जाती है कंप्यूटर के ही द्वारा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है इसका। मूवीज़ वगैरह में आप अगर देखेंगे, वहाँ पे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको लगता है कि जो हीरो वगैरह है वो 10 मंजिला से जो है जंप कर रहा है, वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। या बाहुबली में इतने जो है वेट उठाता है, वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। ये सारा कंप्यूटर का खेल है। कार्टून्स वगैरह बनाते हैं आप, ठीक है। डिज्नी वगैरह में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो कार्टून्स वगैरह है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बच्चों वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में या गेम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का। इसके अलावा कम्युनिकेशन, अगर आप देखें ईमेल वगैरह, हम प्रोफेशनल ईमेल भेज सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वेबसाइट्स जो है हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए, अगर हम कस्टमर्स वगैरह के साथ जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग हमारे पास ट्विटर, फेसबुक या टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारा जो है कम्युनिकेशन का खेल है, ये हम कंप्यूटर के ही द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशन हैं कंप्यूटर के। वीडियो चैट्स वगैरह पॉसिबल ही नहीं था अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं। अगर आप समझते हैं कि मोबाइल आपके पास कंप्यूटर नहीं है, ये भी आपके पास कंप्यूटर ही है, एक छोटा सा कंप्यूटर जो आपके हाथ में है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्पज़ के लिए बजटिंग हो, मार्केटिंग हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो, किस तरह से एम्प्लॉय के सैलरीज रिलीज करनी है, उनमें जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, अलाउंसेस होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट टूल्स होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कस्टमर मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। कस्टमर्स को अगर हम ऑफर्स देना चाहते हैं, या हमारे पास कौन सा पुराना कस्टमर है, वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स का बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और तो और बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है बैंक, ठीक है। आपकी एक बैंक ब्रांच जो है, एक यहाँ पे है, एक श्रीनगर में है, आप एक जो है जम्मू में है, तो अगर ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है भले, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हर एक जो ब्रांच है जेके बैंक की, वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा कि इन जनाब ने ट्रांजेक्शन की है, अब इनके पास कितना बैलेंस अमाउंट है। वो सारा जो है कंप्यूटर के ही द्वारा पॉसिबल है। इसके अलावा एटीएम वगैरह में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है हर जगह। ऑनलाइन बैंकिंग है जहाँ पे कस्टमर्स अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसके अलावा जो है उनके ऑनलाइन जो ग्रीवियंसेस होते हैं ना, वो ऑनलाइन ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको चेक लेके बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और तो और अगर आपने कोई भी जैसे बिल्स भरने होंगे या रिचार्ज करना होगा, कोई भी काम जो होगा वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपने जो है पर्सनली दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ कंप्यूटर के ही बदौलत हमें मिल गई हैं। डेटाबेस मेंटेनेंस, यानी कि हर एक कस्टमर का डेटाबेस को मेंटेन करना है, ये सारा कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। अगर आप देखेंगे कस्टमर्स कितने हैं जेके बैंक के, उन सारे का रिकॉर्ड रखना है, किसने कितना लोन लिया है, किसके पास कितनी बैलेंस है, ठीक है, वो किसने कब जो है डिपॉजिट किए हैं पैसे, उसका मैच्योर कब होगी पॉलिसी, वो सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास डेटाबेस की ज़रूरत होती है। वो डेटाबेस आपका कंप्यूटर ही संभालता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी पीछे नहीं है। ई गवर्नेंस जो होती है, ई टेंडरिंग वगैरह, सारा जो खेल है वो कंप्यूटर का ही है। तो गवर्नमेंट जो है कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही आपको मिल सकती हैं, ई गवर्नेंस पोर्टल के थ्रू। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो आपने भरने होते हैं वो सारे आप भर सकते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, या फिर सिटीजन आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड आपने जो है उसके लिए अप्लाई किया, उसके बाद आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अल्ट्रेशन करना चाहते हैं आफ्टर प्री अप्रूवल जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है, ये सारी चीज़ें आप जो हैं आपको कंप्यूटर के ही द्वारा, ये सारी बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट की होती हैं तो वो भी अपने पास कंप्यूटर में ही रखते हैं, ठीक है। इसमें इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे होम में हमारे पास स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट एसीज़ वगैरह हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास गूगल होम वगैरह है, आप जो है इसमें हमारे पास आईओटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिनको हम कहते हैं। आप बिना घर पहुंचे, आप घर से, आप ऑफिस से ही अपने घर का जो है टेम्परेचर वगैरह, क्लाइमेट, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। एसी ऑन कर सकते हैं आप ऑफिस से ही, टीवी ऑन कर सकते हैं,
ठीक है, या घर से बाहर जाके आप ऑफिस में भी इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, वॉशिंग मशीन वगैरह जो है इसमें भी हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर्स होते हैं। ये सारे कंप्यूटर का ही जो है एक बेसिक एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स और एडवर्टीजिंग में भी इसका जो है काम है, जैसे लाइव स्कोर्स वगैरह आप देखते हैं, आप जो है मैच वगैरह देख पाते हैं, उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स रखना या फिर वेब एडवर्टीजिंग वगैरह करना, ये सारा कंप्यूटर के ही द्वारा होता है। और तो और हमारे पास मिलिट्री पर्पज़ यानी कि डिफेंस पर्पज़ के लिए इस सिस्टम इस्तेमाल होता है। आज अगर आप देखें, पूरा जो वर्ल्ड है वो अमेरिका का जो है उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि उनके पास जो है वेपन्स वगैरह स्मार्ट वेपन्स हैं। उनके उंगलियों के नीचे जो बटन्स है उस पे वो पूरे दुनिया को धमका रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्मार्ट वेपन्स है। और इसके अलावा ये सारा कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है। ग्राउंड, एयर या वाटर वेपन्स की जो वाटर में जो वेपन्स होते हैं वो सारा उनकी एफिशिएंसी वगैरह देखने के लिए हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है। या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उनको कैसे कॉम्बैट करना है, कौन से तरीके से कॉम्बैट करना है, किस किस जगह पे किस तरह कॉम्बैट करना है, ये सारे जो है ट्रेनिंग उनको ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे दी जाती है। फाइटर जेटर्स की ट्रेनिंग जो देते हैं, फाइटर पायलट्स जो हमारे पास होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर पे, किन सिचुएशन में आप किस तरह से जो है इनको इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इन पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस आपने ये चीज़ें याद रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ये था आज का जो है सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ साथ। आपसे यही पे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।